हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्षेत्रीय आकांक्षा की बात करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है, जिसके क्षेत्रीय आकांक्षा के आज सेकंड लेक्चर की हम बात कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने स्वायत्तता के बारे में बताया था, क्षेत्रवाद के बारे में बताया था, पृथकतावाद के बारे में बताया था, जम्मू कश्मीर की हमने चर्चा थी, पंजाब की चर्चा थी और हमने पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में भी बताया था कि अलगाववाद स्वायत्तता की मांग वहां पर कैसे उठ रही है। आज उन्हीं पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस लेक्चर नंबर 2 में कि अलगाववादी आंदोलन क्या होते हैं। यानी किसी राष्ट्र के अंदर रहते हुए एक अलग आंदोलन करते हैं और एक अलग ही राष्ट्र की मांग करने लगते हैं, तो इसे अलगाववादी आंदोलन कहते हैं या अलगाववाद कहते हैं। हमें ये कई राज्यों में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में रहते हुए आजाद कश्मीर की मांग करना, पंजाब में रहते हुए खालिस्तान की मांग करना और पहले असम के हिस्से में रहते हुए नागालैंड की बात करना, ये एक अलगाववाद का नियम हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अलगाववाद में। सबसे पहले दोस्तों हम मिजोरम की बात करते हैं। 1959 में असम के मिजो पर्वतीय क्षेत्र में, असम का ही हिस्सा था, मिजोरम क्या था, पहले असम का ही हिस्सा था। जो मिजो पर्वतीय क्षेत्र है उसी क्षेत्र में आए अकाल पड़ा था। यानी 1959 में असम के ही एक क्षेत्र था जिसका नाम मिजो पर्वतीय क्षेत्र था, वहां पे अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद वहां की जनता असम सरकार से, क्योंकि मिजोरम पहले असम में ही था, तो असम सरकार से अपनी मांग रखी कि सूखा के बचाने के लिए, अकाल को बचाने के लिए कुछ मदद किया जाए। लेकिन आसाम की सरकार ने उनके साथ मदद नहीं किया, उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया, जिसको ध्यान में रखते हुए मिजो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने अपने एक नेता के अंतर्गत आकर के एक संगठन बनाते हैं और फिर वहां पे मिजोरम की अलग मांग करते हैं और यही मांग आगे चल करके मिजोरम एक अलग राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त करता है और एक अलग राज्य बन जाता है। तो देखिए कैसे क्या होता है। तो असम के मिजो पर्वतीय क्षेत्र में आए अकाल का असम सरकार द्वारा उचित प्रबंधन न करने पर यहाँ अलगाववादी आंदोलन उभरा और सन 1966 में 66 में मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना की जाती है और इसी मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लाल डेंगा के नेतृत्व में आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान चलाया जाता है। किसके द्वारा? मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा एक अलग मांग जम्मू कश्मीर की जाती है, लेकिन वो बात नहीं सुनते हैं। लगातार धीरे धीरे समस्या आगे बढ़ती रहती है। 1966 में राजीव गांधी तथा लाल डेंगा के बीच शांति समझौता हुआ और मिजोरम पूर्ण राज्य दर्जा बन गया, यानी उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार पूर्वोत्तर में असम से एक अलग राज्य बन गया जिसका नाम था मिजोरम। इसकी प्रकार दोस्तों आगे चल करके नागालैंड भी एक अपना अलग राष्ट्र की मांग करने लगा। यहाँ पर एक पार्टी थी जिसका नाम था नागा नेशनल काउंसिल, NNC ने आगमी चापू मिजो, ये एक व्यक्ति थे जिनके ही नेतृत्व में सन 1951 से भारत से अलग होने और बृहद नागालैंड की मांग के लिए सशस्त्र संघर्ष चलाया हुआ है। कुछ समय बाद NNC में दो गुट हो गए, इसाक मुसवा तथा दूसरा खपलंग के बन गए। भारत सरकार ने सन 2015 में NNCM के गुट से शांति स्थापना के लिए समझौता किया, परंतु अस्थायी शांति अभी भी बाकी है। अभी भी वहां शांति स्थापित पूर्ण रूप से नहीं हुआ है और बीच बीच में समस्याएं बनी रहती है और समस्याएं वहां पर चलती रहती है। अगला दोस्तों आगे आता है, अब वहां पे बाहरी लोगों का विरोध। बाहरी लोगों के विरोध का मतलब है खुद ही असम की समस्या, यानी असम में बाहरी लोगों की एक समस्या बनी हुई है। जो वहां पर बाहरी लोग आते हैं वही बाहरी लोगों की समस्या वहां पर बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बाहरी लोगों की वहां क्या समस्या है ये हमें देखना है।
कह रहा है कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बांग्लादेशी, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बांग्लादेशी उनको ना बैठा लीजिए, अभी मैडम आएंगे थोड़ी देर में, इधर बैठा दीजिए आप अभी। हाँ, यहाँ की जनता अपने रोजगार, अब देखिए क्या होता है, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ और भारत के दूसरे प्रांतों से आए लोगों को यहाँ की जनता अपने रोजगार और संस्कृति के लिए एक खतरा मानती है। यानी कुल मिलाकर बात कहना यह है कि असम के लोग बाहरी लोगों से खतरा मानते हैं। क्या बाहरी लोग हैं? तो आजादी के बाद बहुत सारे लोग असम में बाहरी लोग आ गए, कुछ बांग्लादेश के लोग आ गए, कुछ अन्य राज्यों से जैसे यूपी से, बिहार से आकर वहां बस गए। अब ये लोग वहां के नौकरी में अपना दखलंदाजी कर रहे हैं, संस्कृति पे कब्जा कर रहे हैं। इसी चीज के खिलाफ असम के लोग लड़ाई लड़ते हैं और यही लड़ाई बाहरी भर से आंतरिक की लड़ाई हो गई है वहां पर। वही वो लोग कहते हैं कि जनता अपने रोजगार और संस्कृति के लिए खतरा मानती है कि ये लोग आकर के मेरे लिए खतरा है। 79 में से असम के छात्र संगठन आसू ने बाहरी लोगों के विरोध में ये आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप आसू और राजीव गांधी के बीच शांति समझौता हुआ। सन 2016 के असम विधानसभा चुनाव में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रमुख मुद्दा शामिल रहा और ये आते रहता है और ऐसी मुद्दा अक्सर होते ही रहता है, ये पनपते ही रहता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने मिजोरम के बारे में देखा, नागालैंड, असम। अब हम बात करते हैं आगे चल करके द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन एक दक्षिण में हिंदी के खिलाफ था। दक्षिण भारत के इस आंदोलन का नेतृत्व तमिल समाज के सुधारक ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार ने किया था। इस आंदोलन ने उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व, ब्राह्मणवाद के हिंदी भाषा का विरोध तथा क्षेत्रीय गौरव बढ़ाने पर जोर दिया। इसे दूसरे दक्षिणी राज्यों में समर्थन न मिलने पर यह तमिलनाडु तक सीमित कर रह गया। इस आंदोलन के कारण एक नए राजनीतिक दल द्रविड़ कसगम का उदय हुआ। यह दल कुछ वर्षों के बाद दो भागों डीएमके और एआईडीएमके में बंट गया। ये दोनों दल अब तमिलनाडु की राजनीति में प्रभावी हैं और काम कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों ये एक आंदोलन था जो कभी कभी पूछ देता है और खास करके मैप में पूछता है कि कहां था, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में यह आंदोलन द्रविड़ हुआ था। अब आता है सिक्किम का विलय कैसे होता है। तो आजादी के बाद भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा और विदेश मामला अपने पास रखा और राजा चोंगल्याल को आंतरिक प्रशासन के अधिकार दिया, परंतु राजा जनता की लोकतांत्रिक भावनाओं को नहीं संभाल सका और अप्रैल 1975 में सिक्किम विधानसभा ने सिक्किम का भारत में विलय करने का प्रस्ताव पास कर दिया करके जनमत संग्रह कराया, जिसे जनता ने सहमति प्रदान की और भारत सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया। कब? तो 1975 में। 1975 में भारत का 22वां राज्य कौन बन गया? सिक्किम बन गया। इस प्रकार दोस्तों सिक्किम का भी मामला खत्म हो गया। हमने जम्मू कश्मीर के बारे में देखा, हमने किसके बारे में देखा? जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमने किसके बारे में देखा दोस्तों? पंजाब के बारे में देखा। पंजाब के बाद हमने मिजोरम के बारे में देखा। मिजोरम के बाद हमने नागालैंड के बाद असम के बाद हमने तमिलनाडु के बाद हम सिक्किम। अब आता है गोवा की मुक्ति, यानी गोवा कैसे आजाद होता है। तो पहले गोवा, दमन और दीव 16वीं सदी से ही पुर्तगाल के अधीन था। 1947 में भारत की आजादी के बाद भी पुर्तगालों ने के ही अधीन रहा।
महाराष्ट्र के समाजवादी और सत्याग्रहियों के सहयोग से गोवा में आजादी का आंदोलन चलाया गया। दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में सेना भेजकर आजाद कराया और गोवा दमन दीव को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। गोवा को महाराष्ट्र में शामिल होने या अलग बने रहने के लिए जनमत संग्रह करवाया गया। जनवरी 1967 में कराया गया और सन 1987 में गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। अब दोस्तों एक सवाल आती है, इस प्रकार से गोवा भी अपना एक राज्य बन चुका है। अब आता है कि आजादी के बाद से अब तक उभरी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सबक क्या क्या मिले हैं। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति की एक अभिन्न अंग है और ये बीच बीच में मांग होते रहती है। आप चाहें कि इसे बंद कर दें, ऐसा संभव नहीं है। मांग धीरे धीरे होते रहती है, आते रहता है। इसके अलावा क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की बजाय लोकतांत्रिक बातचीत को अपनाना अच्छा होता है। सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना हो और क्षेत्रीय असंतुलन पर भी नियंत्रण रखना, ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांग होती है और ये बीच बीच में लगातार मांग चलते आ रहा है और इस प्रकार से ये मांग होते रहती है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में भी हमने पढ़ा क्षेत्रीय आकांक्षा के तहत कौन कौन से राज्य बने। चैप्टर कोई बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है, 4 नंबर का है। मैप ज्यादा यहाँ से आते हैं, कार्टून यहाँ से बनता नहीं है और कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देता है, या तो 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछाता है। यहाँ से पैसेज भी आने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा। मैप अभी तक ज्यादा बार यहाँ से पूछा गया है इस चैप्टर से, ठीक है। और इस पर पढ़ने का प्रयास करिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।